चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा पोर्शन प्रीवियस सेशन का कंटिन्यू करेंगे, जिससे हम लोग ने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल स्टार्ट किया था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में स्टडी किया था। और हमने मोस्ट ऑफ दी जो भी इंपॉर्टेंट सॉइल्स थी उनको कवर कर लिया था। लेकिन थोड़ी सी पॉइंट्स हैं, जो कुछ पॉइंट्स कल के लेक्चर में हम लोग के रह गए थे, उसको भी इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह का नुकसान आपको ना हो। ठीक, बात क्या करनी है, हमने प्रॉपर्टी वाइज जो भी या फिर ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से जितने भी सॉइल्स थी उसको हमने क्लासिफाई कर लिया था, ओरिजिन के हिसाब से भी कर लिया था। लेकिन कुछ सॉइल्स थी जो कि साइज के बिहाफ पे क्लासिफाई होती हैं, उनके बारे में हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे कि आपका एक सॉइल होती है, नंबर 15 की अगर बात करूँ, एक सॉइल होती है जिसको हम बोलते हैं बोल्डर। ठीक, बोल्डर को सॉइल बोलने से अच्छा है इसको स्टोन्स बोलना। ठीक है, ये स्टोन का पार्ट होता है और इसकी जो साइज होती है वो 300 mm से ज्यादा होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज कॉबल, जिसको हम लोग जब बीएमसी पढ़ेंगे तो इसी को हम लोग साइक्लोपीन भी कहते हैं। इसका जो साइज होता है वो 80 से लेकर के 300 mm के बीच में होता है। आफ्टर दैट आता है हमारा ग्रेवल। अब यहाँ से हम लोग सॉइल के टर्म्स को यूज करना स्टार्ट करेंगे। ग्रेवल, और ग्रेवल का जो साइज होता है वो 4.75 से लेकर के 80 mm तक होता है। आफ्टर दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल विच इज सैंड। सैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सैंड का जो साइज होता है वो 75 माइक्रोन से लेकर के आपके 4.75 mm तक होता है। और इस पे जब हम लोग चैप्टर नंबर 3 पाएंगे तो इसका भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि फाइन सैंड का क्या होता है, कोर्स सैंड का क्या होता है, मीडियम सैंड क्या होता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं सिल्ट। ठीक है, सिल्ट का जो साइज होता है, सिल्ट का साइज 2 माइक्रोन से लेकर के 75 माइक्रोन तक होता है। और सबसे आखिरी में जो सॉइल आती है उसको हम लोग बोलते हैं क्ले, यानी कि हाईली प्लास्टिक सॉइल। ठीक है, और क्ले का जो साइज होता है वो 2 माइक्रोन से कम होता है। तो साइज वाइज हम लोग सॉइल को कुछ इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। इसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि जो रेंज है साइज का वो लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये रेंज आपके बीएमसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सॉइल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ में हाईवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, जनरली ये चीज आपको पता होती है, बट फिर भी चैप्टर का पार्ट है तो उसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। अब हमने कल बहुत सारे तरह के सोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि कहाँ कहाँ से सॉइल पैदा हो रही है, कैसे कैसे उसकी वेदरिंग हो रही है, किस उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो एक बार जरा उनको हम कंबाइन कर लेते हैं, जिससे कि आप जब नोट्स बनाए तो आपको पढ़ने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंपॉर्टेंट नोट्स, और यहाँ पे थोड़ी सी मैं पिछले सेशन की समरी लिखूंगा। ठीक है, उस समरी को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी डायरेक्टली। ठीक, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वॉल्केनिक एशेस। ठीक है, वॉल्केनिक एशेस से कौन कौन से सॉइल बनती हैं, तो वॉल्केनिक एशेस से जो सॉइल बनती हैं वो कौन है, 3 तरह की सॉइल है। हमने 3 तरह की सॉइल के बारे में पढ़ा था। सबसे पहली सॉइल कौन सी थी, जो सबसे पहली सॉइल थी उसको हमने बोला था टफ। ठीक है, TUFF टफ। और ये वॉल्केनिक एशेस के फिजिकल वेदरिंग से बनती है। कैसे बनती है, फिजिकल वेदरिंग से बनती है। ठीक, ये आपको याद रखना है कौन सी सॉइल किस तरह से बन रही है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सॉइल थी वो थी बेंटोनाइट। ठीक है, जिसका हम लोग यूज कर रहे थे लुब्रिकेंट की तरह। तो बेंटोनाइट बनती है वॉल्केनिक ऐश के केमिकल वेदरिंग से। किससे बनती है, केमिकल वेदरिंग से। ठीक, और आखिरी आपका आता है ब्लैक कॉटन सॉइल। क्या आता है, ब्लैक कॉटन सॉइल। अब अगर मैं ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करूं तो ब्लैक कॉटन सॉइल कैसे बनती है, तो ये ओल्ड रेसिड्यू ऑफ वॉल्केनिक एशेस से बनती है। यानी कि जो वॉल्केनिक एशेस होते हैं जब वो पुराने हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, तो ये आपका एक समरी हो गया वॉल्केनिक ऐश के बारे में, किससे कौन सा फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने कल पढ़ा था, बट स्टिल आप जान लीजिए, एक जगह रहेगा तो याद करने में आसानी रहेगा। ठीक है, एओलियन सॉइल, यानी कि ऐसी सॉइल जिसका ट्रांसपोर्टेशन हवा के द्वारा होता है। और उसके आपके पास दो ही एग्जांपल है, एक है आपका लोएस और एक है आपका करीज। ठीक है, दोनों येलो कलर की होती है। जो थर्ड सॉइल है वो है आपका वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, कि वाटर के द्वारा कौन कौन सी सॉइल ट्रांसपोर्ट होती हैं, चाहे जो भी मीडियम हो। ठीक है, नदी हो, झील हो, कुछ भी हो, लेकिन वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो कौन कौन सी देखिएगा जरा। सबसे पहला आपका है एलिवियल। ठीक है, और एलिवियल में मैं क्या बोल सकता हूँ, एलिवियल का सबसे अच्छा एग्जांपल है लोम। ठीक है, तो एलिवियल लिख रहा हूँ और ब्रैकेट में लोम, क्योंकि दोनों की मीनिंग एक ही है। ठीक है, इसके बाद आपका लैकस्ट्रेन। लैकस्ट्रेन, ठीक, इसके बाद आपका था मरीन। देन आपका आता है मार्ल। इसके बाद आता है आपका वार्ड क्ले। ठीक है, तो ये सब जो भी सॉइल है
ये सब सेल क्या है, ये आपके पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं, तो इसके बारे में आपको अच्छे से जानना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग का आता है ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर, ग्लेशियर के द्वारा कौन सी सेल ट्रांसपोर्ट होती है, तो ग्लेशियर के द्वारा केवल एक ही सेल ट्रांसपोर्ट होती है, या उसका एक ही एग्जांपल अवेलेबल है, दैट इज टिल। तो आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आपका अगर नंबर 5 पे आए, दैट इज ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल की एक बहुत ही लार्ज रेंज आपके पास अवेलेबल है, और इसको ढंग से याद भी रखना है, क्योंकि ऐसी सॉइल जो होती है वो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं होती है, तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते भी हैं इससे। सबसे पहला तो आपका क्यूमुलोस। ठीक है, क्या है, क्यूमुलोस, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेजिटेशन से बनती है। दूसरा होता है पीट, जो कि केवल वेजिटेशन से बनता है। फिर आपका है मक, जिसको हम लोग ओके। तो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल के कौन कौन से एग्जांपल हैं, सबसे पहला है आपका क्यूमुलोस। क्यूमुलोस, उसके बाद है आपका पीट, देन आता है आपका मक। क्यूमुलोस कैसे बनता है, क्यूमुलोस आपका बनता है वेजिटेशन और एनिमल के रेसिड्यू से। पीट बनता है केवल आपके वेजिटेशन से। मक का मतलब होता है कीचड़। देन आपका आता है मार्श। मार्श का मतलब क्या होता है, मार्श का मतलब होता है दलदल। ठीक है, जहां पे पानी का अमाउंट बहुत ही ज्यादा होता है। फिर आपका आता है ह्यूमस, जहां पे पानी और वेजिटेशन दोनों बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। इसके बाद आपका आता है माल। माल यानी कि मरीन सॉइल। ठीक है, जो कि समुद्र के अंदर कचड़ों के स्टोरेज की वजह से बनती है, और उसमें आपके डेड एनिमल और डेड प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं वो उसमें जुड़ जाते हैं। और लास्ट आपका जो होता है वो होता है ग्रेविटी सॉइल। ठीक है, और अगर मैं ग्रेविटी सॉइल की बात करूं तो इसका एग्जांपल कौन सा है, तो इसका एग्जांपल है आपका टैलस। टैलस या फिर कॉलिवियल सॉइल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सॉइल है, इनके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, डिटेल में पढ़ा था, बस मैंने यहाँ पे क्या किया है, इन सबको एक साथ समराइज कर दिया है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको चूज करना पड़ता है, और एक बार आप अगर चूज कर लोगे ढंग से तो फिर आपके लिए चीजें याद करना आसान रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट। अब हम लोग अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ आएंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज क्ले मिनरोलॉजी। ठीक है, क्ले मिनरोलॉजी नाम से ही क्लियर है कि ये बेसिकली डील करेगी आपके क्ले के स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि उन पॉइंट्स पे फोकस करना जो कि एग्जाम में रिपीटेटिव क्वेश्चंस बनाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं वो सबको आते हैं, और अगर आप ऐसे क्वेश्चन पे गलती कर जाओगे तो आप क्या होगा, एग्जाम में पीछे हो जाओगे। तो हम लोग को जो आज का पॉइंट होने वाला है, ठीक है, जो मेन हम लोग का फोकस है वो है क्ले मेथोडोलॉजी के ऊपर। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर मैं सॉइल को क्लासिफाई करता हूं तो मैं सॉइल को कैसे क्लासिफाई करता हूं, डिपेंडिंग अपॉन साइज। ठीक है, जो मेन हम लोग का क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है वो सॉइल को उसके साइज के हिसाब से क्लासिफाई करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन साइज हम सॉइल को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो हिस्से में, एक हमारा होता है कोर्स ग्रेन सॉइल और एक हमारा होता है फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, एक होता है कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक, और एक होता है हमारा फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, अब कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल की अगर मैं तुलना करूं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है ना, ये इसमें जो मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स के एग्जिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कोर्स ग्रेन सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन से मिनरल से बना है इस पे ज्यादा डिपेंड नहीं करती है, कौन सा मिनरल उसमें प्रेजेंट है उस पर ज्यादा डिपेंड नहीं करती है। जबकि फाइन ग्रेन सॉइल जो होता है ये उसमें उपस्थित मिनरल्स पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, ये इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि जब आपका साइज छोटा होगा तो उसमें एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो भी चीजें होंगी वो आपके प्रॉपर्टीज को प्रभावित करेंगी। लेकिन कोर्स ग्रेन सॉइल का साइज इतना बड़ा होता है कि उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम हो जाता है, और इस तरह से जो मिनरल का पार्टिसिपेशन है वो कम हो जाता है। कोर्स ग्रेन सॉइल में जो मेनली डोमिनेशन होता है वो ग्रेविटी का होता है। ठीक है, जबकि जो फाइन ग्रेन सॉइल होते हैं उसमें जो मेनली होता है आपका डोमिनेशन वो आप उसके केमिकल कंपोजिशन का होता है कि किस किस मिनरल से किस किस एटम से मिलकर बना हुआ है। तो क्ले मिनरोलॉजी का बेसिक आउटलाइन यही है कि अगर हम साइज के हिसाब से क्लासिफाई करें तो हम सॉइल को दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक होता है हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल और एक हमारा होता है फाइन ग्रेन सॉइल, सबसे मेन चीज। इसके बाद अगर मैं बात करूं
कि कोर्स ग्रेन सॉइल क्या मिनरल पे डिपेंड करते हैं, तो ये इसमें ऊपर से मिनरल्स पे कुछ खास डिपेंड नहीं करता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि एकदम डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अगर डोमिनेशन की बात करूं तो कोर्स ग्रेन सॉइल में उसका साइज ज्यादा मैटर करता है, उसमें कौन सा मिनरल है वो उतना मैटर नहीं करता है। जबकि फाइन ग्रेन सॉइल में कौन सा मिनरल है ये भी डिपेंड करता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी डिपेंड करता है, और उसका केमिकल कंपोजिशन भी डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आगे मिनरोलॉजी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग का जो मेन फोकस है वो मेन फोकस किस पे है, वो हमारा क्ले मिनरोलॉजी पे है। मुद्दा यही आता है कि आखिर हम लोग क्ले की ही क्यों बात करते हैं, हम सिल्ट की बात क्यों नहीं करते हैं। तो सिल्ट की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, वो इनऑर्गेनिक होता है, वो लगभग इनर्ट होता है, वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। लेकिन क्ले की बात करें तो क्ले बहुत ही ज्यादा प्लास्टिक होता है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और इसका साइज इतना छोटा होता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को भी बुलावा देता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जहां पे भी ज्यादा होंगे सॉइल के चिपकने की प्रॉपर्टी, कोहेजन की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो इन सब रीजंस की वजह से क्ले मिनरोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें कम साइज होने की वजह से जो एटम्स उनके न्यूक्लियस में हैं, जो एटम्स उस स्ट्रक्चर के सेंटर में हैं, वो अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्ले मिनरोलॉजी को। देखिए, अगर मैं क्ले मिनरोलॉजी की बात करूं तो मैं कहता हूं कि जो भी आपके क्ले मिनरल्स होते हैं वो आपके किसी पर्टिकुलर आयन से मिलकर बनेंगे। तो जो क्ले मिनरल्स होते हैं वो बने किससे होते हैं, वो बने होते हैं हाइड्रस एल्यूमिनियम आयन से। हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट आयन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा फोकस रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर के सेंटर में जो एटम होता है, ठीक है, वो एटम कौन सा होता है, वो एटम मेटालिक होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, वो या तो मेटालिक होता है या फिर वो हाई वैलेंसी का होता है। ठीक है, या तो वो मेटालिक होगा या फिर वो हाई वैलेंसी का होगा, जैसे आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन आपका क्या है, हाई वैलेंसी कंपाउंड एलिमेंट है। ठीक है, तो होता क्या है आखिर इसमें, होता ये है कि क्ले मिनरल जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर दो शीट में बटा होता है। किसमें बटा होता है, दो शीट में बटा होता है, और वो दो शीट कौन से हैं इस पे आप फोकस करिएगा। पहली शीट क्या होती है, पहली शीट का नाम होता है टेट्राहेड्रल यूनिट। क्या होता है, टेट्राहेड्रल यूनिट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारा क्ले मिनरल होता है वो क्ले मिनरल दो शीट में बटा होता है, दो यूनिट में बटा होता है। एक यूनिट का नाम होता है टेट्राहेड्रल यूनिट और एक यूनिट का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल यूनिट। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है। अगर मैं टेट्राहेड्रल यूनिट की बात करूं तो वो टेट्राहेड्रल होता है, यानी कि चतुष्फलकीय होता है, कुछ इस तरह से। एक पिरामिड टाइप संरचना होती है जिसमें चार फलक होते हैं। ठीक है, और इसके जो चारों कोने होते हैं, इन चारों कोनों पे क्या होता है, इन चारों कोनों पे ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इन चारों कोनों पे क्या होता है, इन चारों कोनों पे ऑक्सीजन होता है, और जो बीच का कोना होता है, मतलब बीच का सेंटर होता है, उसमें आपका सिलिकॉन आयन होता है जिसमें +4 वैलेंसी होती है। ठीक है, अब खास बात यहाँ पे जानने के लिए क्या है कि नीचे के जो तीनों ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन है, ये तीनों अपने अगल बगल वाली शीट से साझा होते हैं। लेकिन जो ऊपर वाला ऑक्सीजन होता है वो किसी के भी साथ साझा नहीं होता है, किसी के साथ शेयर नहीं होता है। एक ऑक्सीजन पे होते हैं कितने वैलेंसी, दो वैलेंसी। लेकिन चूंकि एक ऑक्सीजन एटम दो लोग के बीच में साझा है तो एक वैलेंसी उसको दे दिया, एक वैलेंसी खुद के पास रखा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि नेट चार्ज कितना होगा, किस पे नेट चार्ज, टेट्राहेड्रल यूनिट पर नेट चार्ज कितना होगा, तो सिलिकॉन का +4 और ऑक्सीजन का कितना, -1 -1 -1 -2, तो कितना हो गया, तो नेट चार्ज कितना आता है एक टेट्राहेड्रल पे -1 का। फिर सुनिएगा क्या मैंने लिखा है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये अगल बगल के यूनिट के साथ शेयर होते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला ऑक्सीजन होता है वो किसी भी यूनिट के साथ शेयर नहीं होता है। इसीलिए इसका इफेक्टिव चार्ज -1 हो जाता है, इसका -1 हो जाता है, इसका -1 हो जाता है, क्योंकि दो लोग के बीच में शेयर है। तो -2 में से एक -1 इसके पास रहा और एक -1 बगल वाले शीट के पास चला गया। जबकि ऊपर वाला किसी के भी साथ शेयर नहीं है, तो इसके पास इसकी दोनों वैलेंसी रुकी रहती है। तो -1 -1 -1 -3 हो गया, और ये आपका -2 हो गया। तो आपका क्या हो गया, -5, और सिलिकॉन के ऊपर +4 है ही, तो +4 -5 -1, तो नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज हो गया आपका -1। ऑक्टाहेड्रल अगर यूनिट की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल यूनिट कैसा होता है, तो ये आपका
अष्टफलकी होता है, ठीक है। उसमें 8 फलक यानी कि 8 साइड्स होते हैं। और अगर मैं उसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो अब चूंकि 3D डायग्राम है उतना बढ़िया बनेगा नहीं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि 2D में आपको 3D बढ़िया तरीके से दिखा सकूं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे है एक, चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एक यहाँ है, ठीक, 4 साइड, और एक नीचे है। फोर प्लस फोर 8 साइड, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा अष्टफल की संरचना तैयार हो गई, यानी कि हमारा ऑक्टाहेड्रल यूनिट तैयार हो गया। अब इसमें जो भी किनारे के एटम्स होते हैं, जो भी किनारे का साइड्स होता है, उस पर क्या होता है, उस पर हाइड्रोक्सिल आयन होता है, OH माइनस आयन। कितने कॉर्नर हैं, 6 कॉर्नर हैं, तो कितना हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, 6 हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, ठीक है। ओके, अब इसमें सेंटर में जो एटम होता है, उस सेंटर में एटम 3 तरह के होते हैं, या तो एल्यूमिनियम होगा, या तो मैग्नीशियम होगा, या तो आयरन होगा। क्या क्या होगा, या तो एल्यूमिनियम होगा, या तो मैग्नीशियम होगा, या तो आयरन होगा, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब होता ये है कि हमारा जो ऑक्टाहेड्रल यूनिट होता है, इसके सेंटर पे 3 तरह के एटम हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 तरह के एटम हो सकते हैं, सबसे पहला हो सकता है आपका जो मेन होता है वो होता है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। अगर आपके सेंटर में एल्यूमिनियम आयन है तो इस ऑक्टाहेड्रल यूनिट का नाम हो जाता है गिब्साइट, ठीक है। क्या नाम हो जाता है, गिब्साइट। अगर सेंटर में, कहां पे, यह जो पॉइंट है, इस सेंटर पे अगर हमारा मैग्नीशियम आयन है, क्या है, मैग्नीशियम आयन है, तो इसी का नाम हो जाता है ब्रूसाइट। किसका, ऑक्टाहेड्रल यूनिट का, ठीक है। और यही अगर सेंटर में आपका आयरन है, ठीक है, फेरस आयन है, इसको क्या बोलते हैं, फेरस आयन, ठीक है, या आयरन है, तो इसी का नाम क्या होता है, फेराइट, ठीक है, क्या होता है, फेराइट। मींस यहाँ पे जो सेंटर, भाई पिछले बार में क्या था, टेट्राहाइड्रल में केवल सिलिकॉन आयन हो सकता था सेंटर पे, लेकिन यहाँ पे 3 तरह के आयन हो सकते हैं, ठीक है, या तो एल्यूमिनियम, या तो मैग्नीशियम, या तो आयरन। मोस्ट ऑफ द केस में एल्यूमिनियम आयन ही होता है। एल्यूमिनियम के ऊपर कितनी वैलेंसी होती है, +3, मैग्नीशियम पे कितनी होती है, +2, और आयरन पे भी कितनी होती है, +2, ठीक है। आप बोलोगे सर +2 +3 दोनों होता है, हाँ, तो यहाँ पे फेरस आयन की बात करेंगे, फेरिक आयन की बात नहीं करेंगे। तो अब अगर मैं बात करूं कि नेट चार्ज कितना होता है इस ऑक्टाहेड्रल यूनिट पे, नेट चार्ज कितना होता है, अब ध्यान सुनिएगा। ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है, इस हाइड्रोक्सिल आयन पर केवल एक ही वैलेंसी होती है। कितनी वैलेंसी होती है, सिर्फ एक ही वैलेंसी होती है, ठीक है। और हर हाइड्रोक्सिल आयन 3 शीट के बीच में डिवाइड होता है, ठीक है, 3 शीट के बीच में शेयर होता है। तो टोटल वैलेंसी कितनी है, -1, और बट कितने लोग के रहा है, 3, तो एक शीट को कितना मिला, -1/3, यानी कि यहाँ पे है 6 आपके हाइड्रोक्सिल आयन, और एक हाइड्रोक्सिल आयन पे केवल 1/3 चार्ज मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, 6 इंटू 1/3, वो भी नेगेटिव का। बीच में है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम पे कितना आयन होता है, +3, तो ये हो गया -2, ये हो गया +3, तो नेट चार्ज कितना आ गया, +1। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल यूनिट पे नेट चार्ज होता है +1 का, और आपका जो टेट्राहेड्रल यूनिट होती है उस पे चार्ज होता है -1 का, और दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं और आपस में जुड़ करके एक क्ले मिनरल बनाते हैं, ठीक है। जितना डिटेल हो सका है उतना डिटेल में चला हूं, ठीक है, और इतने पे ही स्टिक रहिएगा। एसएससी में इससे ज्यादा या फिर यूपीटीपीएससी में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी अगर मान लीजिए ये मेटालिक आयन यानी कि मैग्नीशियम आयन एल्यूमिनियम आयन को रिप्लेस करता है, या ये फेरस आयन एल्यूमिनियम आयन को रिप्लेस करता है, तो आयन के रिप्लेसमेंट का एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ठीक, तो मैंने क्या बोला, अगर एल्यूमिनियम को हटा करके उसका मैग्नीशियम या फिर उसका आयरन आ जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये भी आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि अगर सेंटर पर से किसी मेटालिक आयन को कोई दूसरा मेटालिक आयन लगभग सेम साइज का कोई दूसरा मेटालिक आयन रिप्लेस करता है, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, तो उस प्रोसेस को मैं आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन कहूंगा। तो क्ले मिनरलॉजी हमने क्या पढ़ा कि जो क्ले मिनरल होता है वो 2 तरह के यूनिट से मिलकर बना होता है, एक होता है टेट्राहेड्रल यूनिट, एक होता है ऑक्टाहेड्रल यूनिट। टेट्राहेड्रल यूनिट में क्या होता है कि उसमें चारों कोनों पे ऑक्सीजन आयन होते हैं, और बीच में आपका सिलिकॉन आयन होता है।
नीचे के जो तीनों ऑक्सीजन आयन होते हैं वो दो शीट के बीच में बटे हुए होते हैं, इसलिए एक ऑक्सीजन का केवल -1 चार्ज होता है और जो टॉप का ऑक्सीजन होता है वो किसी के साथ शेयर नहीं होता है, इसलिए उसके पास -2 वैलेंसी उसकी मेंटेन रहती है और इस वजह से -5 + 4 बराबर -1 का नेट चार्ज टेट्राहेड्रल पर रहता है। जबकि ऑक्टाहेड्रल में 6 कोने होते हैं या 6 आपके साइड्स होते हैं, ठीक है? तो हर शीर्ष पर आपका एक हाइड्रोक्सिल आयन होता है और हर हाइड्रोक्सिल आयन 3 शीट के बीच में बटा होता है। एक हाइड्रोक्सिल आयन के पास -1 चार्ज होता है और चूंकि वो 3 लोग के बीच में बटा हुआ है तो हर के हिस्से में -1/3 चार्ज आता है। सेंटर में आपका एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम या आयरन हो सकता है। अगर यहाँ पे एल्यूमीनियम है तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? -6 × 1/3 + 3 यानी कि +1। अगर इस एल्यूमीनियम आयन को हटा करके मैग्नीशियम या आयरन आ जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। ये एक स्टार्टिंग फेज हो गया क्ले मिनरोलॉजी का। अब इन शीट्स के अलग अलग तरीके से जुड़ने के आधार पर अलग अलग क्ले मिनरल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमारी हेडिंग रहेगी वो है टाइप्स ऑफ क्ले और हम यहाँ पे उन्हीं क्ले की बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल, उन्हीं क्ले मिनरल्स की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में, एसएससी में, बोर्ड्स में है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन कोशिश यही करेंगे कि हम लोग उन्हीं पे स्टिक रहें ताकि हम लोग कहीं भी इधर उधर ना मिल करें। ठीक, तो जो सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका कायोलानाइट और इसी से आपको कायोलिन क्ले बनता है। ठीक है, कायोलानाइट, कायोलानाइट क्या होता है? ये एक ऐसी संरचना होती है, ठीक है, डायग्राम में दिखाता हूं आपको। ये एक ऐसी संरचना होती है जिसमें एक गिब्स साइट यानी कि एल्यूमिनियम वाला ऑक्टाहेड्रल यूनिट, एक गिब्स साइट और एक सिलिकॉन की यूनिट आपस में जुड़ती है। क्या होता है? एक गिब्स साइट और एक सिलिकॉन की यूनिट आपस में जुड़ती है। ठीक है, और इस तरह से ये दूसरे गिब्स साइट और दूसरे गिब्स साइट और दूसरे टेट्राहेड्रल या सिलिका यूनिट के साथ जुड़ करके इस तरह से स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ये क्या है? आपका गिब्स साइट की यूनिट है GI और ये आपका सिलिकॉन की यूनिट है। इसी तरह से ये भी आपका एक गिब्स साइट की यूनिट है और ये एक सिलिकॉन की यूनिट है। दो जो लैटिक्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं? 1:1 लैटिक्स। क्या है? 1:1 लैटिक्स। अब 1:1 लैटिक्स का मतलब क्या होता है कि ये एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट से मिलकर बना हुआ है, इसे इसको बोलते हैं 1:1 लैटिक्स। ठीक है, अब 1:1 लैटिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें ये जो लेंथ है, ठीक है, एक यूनिट की जो लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो एक यूनिट यहां से लेके यहां तक माना जाता है। ठीक है, और इस एक यूनिट की जो वैल्यू होती है या जो डिस्टेंस होती है वो 7.2 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर सवाल पूछता है कि इन दोनों यूनिट को, ये एक यूनिट हो गया और एक यूनिट ये हो गया, इन दोनों यूनिट को बांधने वाले फोर्स का नाम क्या होता है? तो इन दोनों यूनिट को बांधने वाले फोर्स का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। ठीक है, यानी कि ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट आपस में कैसे जुड़ेगी? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़ेगी। और चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, क्या होता है? H बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है और इसी वजह से ये जो मिनरल होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका सभी क्ले मिनरल्स में क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, सभी क्ले मिनरल में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगर मैं इसके कुछ और स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करूं तो इसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, क्या? स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया SSA, आगे मैं इसको SSA के नाम से जानूंगा। तो ये आपका होता है 15 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। अब आप पूछोगे सर स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है? तो सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय मास, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया काफी कम होता है, 15 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो कायोलानाइट, जिसका एग्जांपल कायोलिन क्ले है, ये 1:1 लैटिक्स होती है और ये एक गिब्साइट और एक सिलिकॉन यूनिट की आपस में मिलने से बनती है। ठीक है, दो कायोलिन की यूनिट्स को जोड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड वर्किंग में आता है और एक यूनिट की जो टोटल लंबाई होती है वो 7.2 एंगस्ट्रॉम होती है। ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और इसीलिए हम लोग कायोलानाइट को स्ट्रॉन्गेस्ट क्ले मिनरल का भी खिताब देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कायोलानाइट के बारे में। अच्छा, इसका कभी एग्जांपल पूछता है तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका चाइना क्ले। क्या एग्जांपल है? चाइना क्ले। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में? ये हमने कायोलानाइट के बारे में पूरी डिटेल पढ़ ली ना। अब आते हैं आगे। जो सेकंड है उसको हम बोलते हैं मॉन्ट मोइलोनाइट, मॉन्ट मोरिलोनाइट। ठीक है, अगर मैं मॉन्ट मोरिलोनाइट की बात करूं तो मॉन्ट मोरिलोनाइट में क्या खासियत होती है यह ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें दो सिलिकॉन की यूनिट, क्या होता है? दो सिलिकॉन की यूनिट एक
गिब्स साइड को कवर कर देती है। क्या करती है? एक गिब्स साइड को कवर कर देती है इस तरह से, ठीक है। यानी कि दो टेट्राहेड्रल यूनिट और एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट आपस में जुड़ती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं 2:1 लैटिक्स। क्या बोलते हैं? 2:1 लैटिक्स, ठीक। और ये जो आपका एक यूनिट है, ऐसे इसको कॉपी कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका 2:1 लैटिक्स होता है और एक जो बॉन्ड वाला लैट का क्ले स्ट्रक्चर होता है वो दूसरे स्ट्रक्चर से वाटर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? वाटर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ कितनी होती है? वो आपके 9.6 एंगस्ट्रम के बराबर होती है, ठीक है। अब चूंकि ये वाटर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, इसीलिए एडिशन ऑफ वाटर की वजह से इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है और ये स्वेल कर जाता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और कितना इंक्रीज होता है? 2 से 3 गुना। इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल, इसका एग्जांपल है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल पानी पड़ने में फूल क्यों जाती है? तो फूल इसलिए जाती है क्योंकि ये मॉन्ट स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है और मॉन्ट स्ट्रक्चर में दो यूनिट्स आपस में वाटर बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। ऐसे एक यूनिट यहाँ नीचे भी होगी, ठीक है, इस तरह से एक और यूनिट होगी इस तरह से, ठीक है। और ये दो जो यूनिट होगी, ये दो यूनिट जब आपस में जुड़ेंगी तो क्या बनेगा? आपका एक मॉन्ट का स्ट्रक्चर बनेगा। और ये जो मॉन्ट का स्ट्रक्चर होता है ये आपका वाटर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है और चूंकि ये वाटर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है इसीलिए पानी के एडिशन पर इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं बात करूं इसके स्पेसिफिक सरफेस एरिया की, तो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, जो कि आपका 200 से लेकर के 800 एंगस्ट्रम तक, सॉरी 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम तक वैरी करता है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कभी भी, या ऐसे सॉइल को कभी हम लोग स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल नहीं मानते हैं और मजबूरी में अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो हम लोग लैंड स्टेबलाइजेशन के बाद ही इसका प्रयोग करेंगे। तो ये आपका हो गया मॉन्ट वोलराइट के बारे में जानकारी, जिससे हमने ये समझा कि मॉन्ट वोलराइट का स्ट्रक्चर वाटर बॉन्ड से जुड़े होने की वजह से आपका इतना सॉलिड प्रॉपर्टी को शो करता है। नंबर 3 जो है वो है आपका इलाइट। इलाइट एक ऐसा क्ले मिनरल होता है जो कि देखने में काफी हद तक किसके जैसा होता है? देखने में काफी हद तक आपके मॉन्ट वोलराइट की तरह ही होता है, बस अंतर ये होता है कि इसमें जो बीच में फोर्स है वो फोर्स आपका दूसरा होता है, ठीक है, पार्शियल आयनिक बॉन्ड होता है। तो जैसे चलिए इसको मान लेते हैं, ये एक यूनिट हो गया और इसी के नीचे मैं दूसरी यूनिट डालता हूँ, ठीक, कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये दो यूनिट हो गई। इन दोनों यूनिट के बीच का जो गैप है वो गैप कितना होगा? जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होता है? वो डिस्टेंस आपका 10 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ये आपका एक गिब्साइट की यूनिट हो गई, ठीक है, सॉरी ये आपका एक सिलिकॉन की यूनिट हो गई। दो टेट्राहेड्रल यूनिट है तो एक सिलिकॉन इधर एक सिलिकॉन इधर और बीच में आपका एक गिब्साइट यूनिट, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होता है? ये भी आपका 2:1 लैटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? 2:1 लैटिक्स कहलाता है, जिसमें दो टेट्राहेड्रल यूनिट और एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट आपस में जुड़ती है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा होता है? वो आपका पार्शियल आयनिक बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? पार्शियल आयोनिक बॉन्ड होता है। अब पार्शियल आयनिक बॉन्ड होने की वजह से ये आपका वाटर बॉन्ड की तुलना में ज्यादा सेफ होता है, ज्यादा मजबूत होता है। अब यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करूं तो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बहुत ज्यादा नहीं होता है। कितना होता है? 50 मीटर स्क्वायर पर ग्राम ही होता है केवल। ये एक ऐसा क्ले मिनरल होता है जिसमें आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में आपका पोटेशियम जैसा आयन मौजूद है, तो जहां आयन मौजूद होगा वहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम बार बार आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। क्या बोला है? फिर से हर चीज को सुनिएगा। एलाइट एक ऐसा संरचना होता है, एक ऐसा क्ले मिनरल होता है जो कि दो टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। दो यूनिट्स के बीच की दूरी 10 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ एक यूनिट की जो टोटल लंबाई होती है वो 10 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया 50 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। ये भी मॉन्ट वोलराइट की तरह 2:1 लैटिक्स होता है, लेकिन इसमें दो यूनिट को जोड़ने के लिए पार्शियल आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, जबकि उसमें आपका दो यूनिट को जोड़ने के लिए क्या होता है? आपका पार्शियल आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, बल्कि वहां पे आपका वाटर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसके बारे में इंफॉर्मेशन? ये आपका इलाइट के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से हमने पढ़ लिया, जितने भी तरह के क्ले मिनरल्स हो सकते हैं उनको ढंग से हमने यहाँ पे समझ लिया। ठीक, अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं, अब अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा होगा? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका सबसे बढ़िया जो होता है वो आपका होता है कायोलाइट। सबसे बढ़िया क्या होता है? कायोलाइट होता है। इसके बाद कौन होता है? इलाइट होता है। और इसके बाद आपका कौन होता है? इसके बाद आपका मॉन्ट वेलोलाइट होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे स्ट्रक्चर के बारे में पूछूं कि किसको आप यूज करोगे, तो आपका सबसे लास्ट में कौन आएगा? मॉन्ट वेलोलाइट आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्वेलिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका क्ले मिनरल के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया जिसको आपको जानना ही